अभी तक हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में किसी एक केमिकल रिएक्शन के लिए Kp और Kc का वैल्यू कैसे लिखें वो हम लोगों ने सीख लिया। अब Kp और Kc का यूनिट क्या होता है ये आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखो भाई, अलग अलग रिएक्शन के लिए स्टोइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। Kp और Kc का जो यूनिट है वह स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। यानी अलग अलग रिएक्शन के लिए Kp और Kc का यूनिट डिफरेंट हो सकता है। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिएक्टेंट है और इसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में हुआ NH3 गैस। रिएक्शन बैलेंस है। स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट NH3 का 2, H2 का 3 और N2 का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 1 है। अब पहले देखते हैं कि इसमें जो Kc का जो यूनिट होगा वो क्या होगा। यदि आप Kc लिखते हैं तो Kc कैसे लिखते हो भाई? Kc लिखने के लिए लिखते हो कॉन्सेंट्रेशन NH3 का। तो यदि हम यूनिट लिखना चाहें यूनिट ऑफ Kc तो ऊपर में जो जाएगा वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा, दैट इज मोलरिटी, मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर और इसका पावर इसी का स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट दैट इज 2 एंड डिवाइड बाई N2 का कॉन्सेंट्रेशन, इसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 1 है तो इसका यूनिट जो होगा मोल पर लीटर और स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट जो कि पावर में जाएगा 1। सिमिलरली H2 का मोलरिटी का यूनिट मोल पर लीटर और इसका पावर स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 3। यानी बेसिकली मोल पर लीटर का जो पावर हुआ 2 में से 3 और 1 4 को घटा देंगे यानी कि -2 के बराबर। मोल पर लीटर को मोलरिटी कहते हैं, यानी मोलरिटी का पावर -2 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यूनिट जो है Kc का केमिकल रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से यदि आप लिखना चाहें यूनिट ऑफ Kp तो पहले सोचो कि Kp लिखते कैसे हो। पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का ऊपर में और रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर नीचे में। तो यहां पर यदि हम Kp लिखते हैं तो पार्शियल प्रेशर NH3 का पावर 2 कर दे। यूनिट की बात कर रहे हैं। अब मान लो कि प्रेशर का यूनिट यहां पर एटमॉस्फेयर ले रहे हैं तो एटमॉस्फेयर का जो पावर होगा वो कितना होगा 2 के बराबर, इसका पावर 2 और नीचे में N2 का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर, इसका पावर 1 और H2 का पार्शियल प्रेशर, इसका यूनिट जो होगा एटमॉस्फेयर पावर 3। तो इसका जो यूनिट हो गया एटमॉस्फेयर का पावर -2 के बराबर। डिपेंड करता है कि आपने यूनिट क्या लिया है प्रेशर का। अगर बार लेते तो बार का पावर -2 होता, पास्कल लेते तो पास्कल का पावर -2 होता। यानी क्लियरली ये नजर आ रहा है कि अलग अलग रिएक्शन के लिए चूंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वैल्यू अलग अलग होगा, इसीलिए जो यूनिट होगा Kc और Kp का अलग अलग रिएक्शन के लिए डिफरेंट हो सकता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लिया जिसमें कि H2 गैस और I2 गैस का आपस में रिएक्शन हुआ और HI गैस बना। रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। अब यहां पर भी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ Kc कैसे लिखोगे भाई? तो ऊपर में मोलरिटी दैट इज मोल पर लीटर, कैपिटल M ही लिखते हैं तो मोलरिटी का पावर 2 और नीचे में H2 का यूनिट कॉन्सेंट्रेशन का मोलरिटी का पावर 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई मोलरिटी। तो ये जो टर्म है मोलरिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई मोलरिटी का स्क्वायर, ये यूनिटलेस हो गया। मतलब कुछ ऐसे भी रिएक्शन हो सकते हैं जिसका कि Kc का यूनिट कुछ नहीं होगा, यानी यूनिटलेस होगा। यानी जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng का वैल्यू, डेल्टा Ng का मतलब क्या? डेल्टा Ng का मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम गैसियस रिएक्टेंट का 0 हो डिफरेंस, तो उस केस में Kc का कोई यूनिट नहीं होता, Kp का भी कोई यूनिट नहीं होता।
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम प्रोडक्ट का देखो, गैसियस प्रोडक्ट का, गैस को ही सिर्फ काउंट करना है, लिक्विड और सॉलिड को काउंट नहीं करेंगे। यहां 2 है। और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैसियस रिएक्टेंट का 1 and 1 2 के बराबर, तो 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। यानी डेल्टा एनजी का वैल्यू जिस रिएक्शन में 0 होता है वहां पर केसी यूनिटलेस होगा, केपी भी यूनिटलेस होगा। तो देखते हैं भाई, यूनिट ऑफ केपी, केपी की यदि हम बात करें और इसके यूनिट की बात करें तो एचआई का पार्शियल प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर का पावर 2 और नीचे में डिवाइड कर देंगे एटमॉस्फेयर से पार्शियल प्रेशर H2 का पावर 1 और पार्शियल प्रेशर I2 का एटमॉस्फेयर पावर 1। तो ये भी जो टर्म है वो यूनिटलेस हो गया। अर्थात अलग अलग रिएक्शन के लिए चूंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू अलग हो सकता है, इसीलिए केपी और केसी का जो यूनिट होगा वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगा। और यदि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट का, गैसियस प्रोडक्ट का और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस रिएक्टेंट का बराबर हुआ, अर्थात डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 हुआ, तो उस केस में केसी और केपी दोनों ही यूनिटलेस होंगे। तो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी और केसी का वैल्यू लिखना सीखा। अब केपी और केसी के बीच में एक फार्मूला एस्टैब्लिश करेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी केपी का वैल्यू दिया रहेगा, गिवन टेम्परेचर पर केसी का वैल्यू निकालना होगा, या फिर केसी का वैल्यू दिया रहेगा और केपी का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला का होना जरूरी है। पहले उस फार्मूला को डिराइव करना सीखेंगे, कैसे आता है वो फार्मूला, और उसके बाद उस फार्मूले को बढ़िया से याद कर लेना है, रट लेना है। जैसे कोई एक गैसियस फेज इक्विलिब्रियम हम लोगों ने लिया जिसमें कि ए और बी रिएक्टेंट है, सी और डी प्रोडक्ट है, तो ए और बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट m1 और m2 है, सी और डी का n1 और n2 है। इस केमिकल रिएक्शन के लिए kp भी एग्जिस्ट करेगा और kc भी एग्जिस्ट करेगा। तो पहले kc लिखते हैं भाई। kc यदि लिखा जाए तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन C का इसका पावर n1, कॉन्सेंट्रेशन D का इसका पावर n2 एंड डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन A का इसका पावर इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट m1 एंड कॉन्सेंट्रेशन B का इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट m2। ये कैसे हुआ? इसी तरह से इस रिएक्शन के लिए Kp का वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे? तो पार्शियल प्रेशर C का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाएगा n1, पार्शियल प्रेशर D का इसका पावर n2 एंड डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का दैट इज A, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इसका पावर m1 एंड पार्शियल प्रेशर B का इसका पावर इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट m2। तो Kc भी लिख लिया और Kp भी लिख लिया। तो हम लोग मानेंगे कि जो भी गैसेस सिस्टम में है वो आइडियल गैस से आइडियली बिहेव कर रहा है। तो आइडियल गैस के लिए हमें पता है PV = nRT होता है भाई। अब PV = nRT से अगर ध्यान से देखो तो P को लिख सकते हैं n/V एंड मल्टीप्लाइड बाई RT। ये नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट्स का पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मोलारिटी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अर्थात यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रेशर जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड मल्टीप्लाइड बाई RT इसके बराबर होगा। तो अब जो Kp का वैल्यू है हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर C का अर्थात C का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई RT और इसका पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n1। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर D के लिए मोलारिटी D का मल्टीप्लाइड बाई RT और इसका पावर इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट n2 डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन A का RT एंड इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर m1, कॉन्सेंट्रेशन B का मल्टीप्लाइड बाई RT और इसका पावर इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट m2। अब यहां से अगर ध्यान से देखो तो RT वाला जो टर्म है उसको हम बाहर कर ले, तो बाकी जो टर्म बच गया वो क्या बच गया? C का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n1, D का कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n2 डिवाइड बाई A का कॉन्सेंट्रेशन का पावर m1 और B का कॉन्सेंट्रेशन का पावर m2 है कि नहीं?
और RT को बाहर कर दो भाई, तो RT का जो पावर हुआ N1 प्लस N2 एंड माइनस M1 प्लस M2, यानी कि हमारे पास यहां पर एक फार्मूला बन गया Kp इट इज इक्वल टू, ध्यान से देखो तो ये जो टर्म लिखा गया है दिस इज नथिंग बट Kc। Kc का वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही तो लिखा था, तो Kp का वैल्यू हमारे पास एक फार्मूला के रूप में आने वाला है Kp इज इक्वल टू Kc और RT, मेथड RT और इसका पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस रिएक्टेंट का। तो इसको हम लोग डेल्टा एनजी कहते हैं, डेल्टा एनजी। तो ये जो फार्मूला आया इसको बढ़िया से याद कर लेना है, रट लेना है, जहां पर कि यूनिट भी आपको ढंग से लिखने आना चाहिए। जनरली Kp जब लिखा जाता है तो उसके लिए प्रेशर का जो यूनिट लिया जाता है एटमॉस्फेयर, और मोलारिटी का जो यूनिट होता है नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो R का यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे वो होगा 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो ये डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी ही तो निकालने बढ़िया से आना चाहिए। यह है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का समेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, किसका, ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ध्यान रहे सिर्फ गैस को ही काउंट करना है, लिक्विड और सॉलिड को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। माइनस समेशन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास डेल्टा एनजी आ जाएगा। फिर से मैं कह रहा हूं डेल्टा एनजी कैलकुलेट करने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो आप सम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का करेंगे वो सिर्फ गैस का होगा, लिक्विड और सॉलिड को उसमें हम लोग काउंट नहीं करते। एक और चीज, यदि डेल्टा एनजी 0 हो, इफ डेल्टा एनजी इज इक्वल टू 0 मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस रिएक्टेंट का और गैसियस प्रोडक्ट का दोनों बराबर हो जाए तो डेल्टा एनजी का वैल्यू 0 होगा। तो ऐसे केस में यहां पर RT का पावर 0, किसी का भी पावर 0 इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में याद रख लेना है कि Kp और Kc का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा। किसी एक केमिकल रिएक्शन में अगर जरूरत आपको Kp का है, दिया हुआ Kc है और डेल्टा Ng का वैल्यू 0 है, तो उस केस में Kp और Kc दोनों बराबर होंगे। तो हम लोगों ने सीख लिया कि Kp और Kc के बीच में क्या फॉर्मूला होता है। समझते हैं उसको न्यूमेरिकल से। जैसे इस क्वेश्चन में Kp का वैल्यू कैलकुलेट करना है 27 डिग्री सेल्सियस पर और Kc का वैल्यू दिया हुआ है। तो जैसे ही देखें क्वेश्चन में Kp का वैल्यू पूछता है, Kc का वैल्यू दिया हुआ है, दिमाग में आ जाना चाहिए अरे भाई हमको जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो तो ये करना है Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng, है कि नहीं। अब Kp का वैल्यू पूछता है, R पता, G पता, डेल्टा Ng कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। तो डेल्टा Ng कैसे कैलकुलेट करोगे? डेल्टा Ng कैलकुलेट करना सिखाया, क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का। गैसियस प्रोडक्ट क्या है, NH3। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, 2 माइनस समेशन ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैसियस रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट N2 और H2 है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 3। यह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, N2 का 1 और H2 का 3, तो दोनों को जोड़ोगे 1 प्लस 3 अर्थात डेल्टा Ng का वैल्यू -2 के बराबर हुआ। तो इस फॉर्मूले में Kp का वैल्यू पूछता है, Kc क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 के बराबर, R का वैल्यू तुम्हें पता है 0.0821 एंड टेम्परेचर मस्ट ऑलवेज बी इन केल्विन। ये जो है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है,
पहले इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे। केल्विन में चेंज करने के लिए सिखाया था कि इसमें 273 273 ऐड करोगे तो 300 केल्विन के बराबर हुआ। तो टेम्परेचर कैसे हमने पुट किया, ये आर, ये टी का वैल्यू 300 और इसका पावर RT का पावर डेल्टा एन जी इक्वल टू -2। अब ये जो है वो Kp का वैल्यू आजकल क्वेश्चन में ऑप्शन भी इसी फॉर्मेट में रहता है। अब इसका यूनिट क्या होगा भाई, तो एटमॉस्फेयर का पावर, यूनिट में जो आप एटमॉस्फेयर लिख रहे हैं उसका जो पावर होगा वो डेल्टा एन जी के बराबर ही होगा। तो डेल्टा एन जी कितना, -2। तो यही जो डेल्टा एन जी है ये इसके पावर में चला जाएगा -2, ये इसका यूनिट हो गया Kp का। अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक और न्यूमेरिकल हमने लिया। मान लो कि एक रिएक्शन हुआ H2 गैस और I2 गैस का, प्रोडक्ट जो मिला वो 2HI गैस मिला। यहां पर Kc का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, से इट इज इक्वल टू 20। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 है। पहले देख लेंगे कि डेल्टा एन जी का वैल्यू है कितना। तो डेल्टा एन जी निकालना भी सिखाया था, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का, ये 2 है 2 माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस रिएक्टेंट का, तो 1 and 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 minus 2 इक्वल टू 0। तो जिस किसी भी रिएक्शन में डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होगा वहां पर Kp और Kc का वैल्यू बराबर होगा। अर्थात इस क्वेश्चन में Kp और Kc बराबर हो जाएगा और इसका वैल्यू 20 के बराबर ही होगा और यूनिटलेस होगा। यह भी सिखाया था कि जिस क्वेश्चन में डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होता है उसमें Kp और Kc यूनिटलेस होता है, कोई यूनिट नहीं होता। एक और एग्जांपल समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक रिएक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, NH4HS सॉलिड, इसका कन्वर्जन NH3 गैस में हुआ और H2S गैस में हुआ और इस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू दे दिया से 100, मोलरिटी का पावर 2। यहां पर भी वही फॉर्मूला लगाना है भाई, Kc का वैल्यू दिया, Kp का वैल्यू पूछता है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। डेल्टा एन जी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा एन जी कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो, बहुत बच्चा मिस्टेक करता है यहां पर। डेल्टा एन जी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस प्रोडक्ट का, 1 और 1 2 के बराबर, ये गैस है ये गैस है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमने जोड़ दिया, ये गैसियस प्रोडक्ट का समेशन हुआ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का, माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम गैसियस रिएक्टेंट का। सॉलिड को और लिक्विड को काउंट नहीं करेंगे, सॉलिड को और लिक्विड को काउंट नहीं करेंगे। ये एस लिखा, एस का मतलब क्या, सॉलिड है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, अर्थात इधर में कोई गैस नहीं है, तो 0 2 minus 0, अर्थात डेल्टा एन जी का वैल्यू 2 के बराबर हुआ। डेल्टा एन जी जिसको कैलकुलेट करने आता है उसको Kp और Kc वाला क्वेश्चन भी करने बढ़िया से आता है। अब फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, Kp इक्वल टू Kc तो दिया हुआ 100, मैच भाई R का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर केल्विन में 300 और इसका पावर डेल्टा एन जी इक्वल टू 2। तो ये Kp का वैल्यू आजकल मैं फिर से कह रहा हूं, IIT JEE का एग्जाम हो या फिर JEE मेंस का एग्जाम हो, क्वेश्चन में जो ऑप्शन होता है वो डायरेक्टली इस फॉर्मेट में ही देता है। यूनिट क्या होगा, तो एटमॉस्फेयर का पावर क्या अभी सिखाया था, किसी भी केमिकल रिएक्शन में Kp का जो यूनिट होगा एटमॉस्फेयर, उसका जो पावर होगा वो डेल्टा एन जी जाएगा, यानी ये जो डेल्टा एन जी है यही यहां पर पावर में भी जाएगा। तो ये Kp का वैल्यू आ गया। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोएफिशिएंट का आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। तो ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है ये होता क्या है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ ही गया हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यानी कोई एक केमिकल रिएक्शन चाहे इक्विलिब्रियम पर हो या इक्विलिब्रियम पर नहीं हो और किसी भी टाइम t पर प्रोडक्ट का एक्टिव मास ऊपर में
और रिएक्टेंट का एक्टिव मास नीचे में आप यदि लिखते हैं तो उसको रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे कोई एक केमिकल रिएक्शन लिया M1A प्लस M2B, इट इज गिविंग N1C प्लस N2D। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये रिएक्शन मान लो कि इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा है तो उस समय भी C और D का कुछ अमाउंट है और A और B का भी कुछ अमाउंट है। तो एक्टिव मास C और D का ऊपर में और एक्टिव मास रिएक्टेंट का A और B का नीचे में और उनका पावर उन्हीं का रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी रेशियो लिख रहे हो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट किसी भी टाइम टी पर, चाहे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो या इक्विलिब्रियम पर नहीं हो, तो उस रेशियो को हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू का मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसको लिखने के लिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अलग अलग टाइमिंग पर रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं उसी तरह से हम लोगों ने रिएक्शन कोएफिशिएंट को भी लिखा। फर्क क्या है भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट होगा, वो एक वेरिएबल क्वांटिटी नहीं होगी। लेकिन रिएक्शन कोएफिशिएंट एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है। अलग अलग टाइम पर रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगा तो रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू भी अलग अलग होगा। T = 0 पर जब प्रोडक्ट नहीं था तो उस समय रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू 0 होगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है गिवन टेम्परेचर पर। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखने का तरीका तो एग्जैक्टली सेम ही है। एक्टिव मास प्रोडक्ट का ऊपर में और एक्टिव मास रिएक्टेंट का नीचे में अगर आप लिख रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह रहे हैं। फर्क क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक्टिव मास जो होना चाहिए इक्विलिब्रियम पर ही होना चाहिए। यानी एक्टिव मास C का, D का, A और B का कहां पर? इक्विलिब्रियम पर। और ये जो एक्टिव मास आपने लिखा है डिपेंड करता है कि रिएक्शन कहां पर है, इक्विलिब्रियम पर है या नहीं। किसी भी टाइम टी पर यदि आप रेशियो लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेन जो दो वेराइटी हम लोगों ने पढ़ा था वो Kc और Kp। यानी एक्टिव मास अगर मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc कहते हैं और पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में एक्टिव मास लिखते हो तो Kp कहते हैं। उसी तरह से अगर एक्टिव मास कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी के फॉर्म में लिखते हो तो Q को रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम लोग Qc कहेंगे और एक्टिव मास अगर गैस है और पार्शियल प्रेशर के रिस्पेक्ट में लिखते हो तो उसको हम लोग Qp कहेंगे। यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट का भी दो वेराइटी Qc और Qp। क्या लिखेंगे भाई? क्वेश्चन में डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है या मोलरिटी दिया हुआ है। मोलरिटी रहेगा Qc लिखेंगे और अगर पार्शियल प्रेशर गैस का दिया रहेगा तो Qp लिखेंगे। अब कोई एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है और आपने रेशियो लिखा, उस रेशियो को रिएक्शन कोएफिशिएंट कहेंगे। तो ये जो रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखा उसका वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो तीन केस हो सकता है भाई। जैसे एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। एक रिएक्शन लिया, A का कन्वर्जन B में हो रहा था और इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो Kc का वैल्यू दिया हुआ था से 2 के बराबर। किसी भी टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन जो B का दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मान लो कि 10 मोलर के बराबर है और A का कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ है वो से 25 मोलर के बराबर है कि नहीं? अब यहां पर हम लिखते हैं Qc का वैल्यू, Qc का मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखने के लिए C कॉन्सेंट्रेशन है तो लिखने का तरीका वही होगा, कॉन्सेंट्रेशन B का अपॉन कॉन्सेंट्रेशन A का। ऊपर में 10 और नीचे में 25। ध्यान से देखो ये जो Qc का जो वैल्यू है और ये जो Kc का जो वैल्यू दिया हुआ है 2 के बराबर, दोनों को कंपेयर करेंगे तो Qc का जो वैल्यू है वो Kc से कम है। हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचना चाह रहा है, मतलब ये Qc का वैल्यू भी Kc के बराबर होना चाह रहा है। अभी कम है, Qc का वैल्यू Kc से कम है, Qc का वैल्यू Kc के बराबर होना चाह रहा है।
तो क्यूसी का वैल्यू केसी के बराबर होने के लिए इस वैल्यू को बढ़ना चाहिए। बढ़ने के लिए प्रोडक्ट का अमाउंट को हमें बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे बढ़ेगा? प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने के लिए ए का कन्वर्जन बी में होना जरूरी है। ए का कन्वर्जन बी में होगा तो कहेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए। यानी कि आपने एक न्यूमेरिकल में क्यूसी का वैल्यू कैलकुलेट किया, रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू निकाला। क्या निकालेंगे? क्यूसी निकालेंगे, क्यूपी निकालेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन दिया या पार्शियल प्रेशर दिया। देख के लग रहा है कि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तो क्यूसी कैलकुलेट कर लिया और केसी से कंपेयर किया। यदि क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है तो उस केस में इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बढ़िया से याद कर लेना है। रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है तो वह रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए फॉरवर्ड शिफ्ट करता है। सिमिलरली यदि क्यूपी निकाले होते, केपी से कंपेयर कर रहे होते और क्यूपी का वैल्यू केपी से कम होता तो इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए वह रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करता। सिमिलरली चलो भाई एक दूसरा एग्जांपल लिया, ए का कन्वर्जन बी में ही हो रहा था, है कि नहीं, और बी का कॉन्सेंट्रेशन 10 मोलर है और ए का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर था। केसी का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 2 के बराबर। अब यहां पर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए यह रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड मूव करेगा कि बैकवर्ड मूव करेगा। तो देखो भाई यहां चूंकि केसी दिया, मोलरिटी की बात कर रहा तो यहां पर हम रिएक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन बी का अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए का किसी भी टाइम टी पर जो दिया हुआ है, तो ऊपर में 10 और नीचे में 2 दैट इज इक्वल टू 5। कंपेयर करेंगे किससे? केसी से। केसी के रिस्पेक्ट में क्यूसी का जो वैल्यू है वो बड़ा है। हर एक रिएक्शन जो है वो कहां पहुंचना चाह रहा है? हर एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाह रहा है। तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए इस क्यूसी का वैल्यू केसी के बराबर हो कि जो 5 का जो वैल्यू है 2 के बराबर होने के लिए घटना पड़ेगा। तो घटाने के लिए ऊपर वाला न्यूमरेटर को घटाना पड़ेगा भाई। तो बी का अमाउंट कैसे घटेगा? बी का अमाउंट घटाने के लिए बी का कन्वर्जन ए में होना चाहिए, अर्थात बी का कन्वर्जन जब ए में होगा तो वह रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए बैकवर्ड जाएगा। बढ़िया से याद कर लेना है। यानी क्वेश्चन में आपने क्यूसी निकाला या क्यूपी निकाला, कंपेयर किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी से या केपी से, और क्यूसी और क्यूपी का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा आ रहा है तो इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए वह रिएक्शन बैकवर्ड की ओर शिफ्ट करेगा। तीसरा, चलो एक और रिएक्शन से हम लोग समझते हैं। मान लो कि ए का कन्वर्जन बी में हुआ, ए भी गैस था और बी भी गैस था, और इसके लिए क्वेश्चन में इस बार केपी का वैल्यू दिया हुआ है से इट इज इक्वल टू 2 और यहां पर पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। बी का पार्शियल प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर और ए का पार्शियल प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर। अब यहां पर क्या निकालोगे? रिएक्शन कोएफिशिएंट निकालोगे, क्यूसी वाला कि क्यूपी वाला? तो भगवान ने दिमाग दिया, सोच सकते हैं ना किसकी बात कर रहा है? प्रेशर की बात कर रहा है। एटमॉस्फेयर में दिया, क्या दिया हुआ है? केपी। तो क्या निकालेंगे? क्यूपी निकालेंगे। यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट का जो दूसरा वाला वेराइटी है क्यूपी कैलकुलेट करेंगे। क्यूपी लिखने के लिए पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का ऊपर में और पार्शियल प्रेशर एक्सचेंज का नीचे में, अर्थात 4/2 इट इज इक्वल टू 2। क्यूपी का वैल्यू और केपी का वैल्यू, रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे। इस बार क्यूपी और केपी का जो वैल्यू है दोनों बराबर हो गया। तो जहां पर रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो गया, अर्थात यह रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर ही है। तो कोई एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही पहुंचना चाह रहा और इक्विलिब्रियम पर है ही, तो उसका मूवमेंट किधर होगा इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए? अरे भैया इक्विलिब्रियम पर है ही, ना तो फॉरवर्ड जाएगा और ना तो बैकवर्ड जाएगा। अर्थात किसी एक केमिकल रिएक्शन में आपने रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू निकाला, या तो क्यूसी या तो क्यूपी, और उसका वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आया, तो उस केस में रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है और उसका मूवमेंट, उसका शिफ्ट न तो फॉरवर्ड होगा और न तो बैकवर्ड। तो बढ़िया से याद करना है 3 केस। रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है
तो इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए बैकवर्ड जाएगा, और यदि रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर है तो वह रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, न तो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा और न तो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। तो हम लोगों ने रिएक्शन कोएफिशिएंट के कॉन्सेप्ट को बढ़िया से सीख लिया है। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट पर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है ये आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि दिए हुए क्वेश्चन में जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट में दो तरह का रिएक्शन हम लोग कोएफिशिएंट पढ़े थे, क्यूसी और दूसरा क्यूपी। तो सीधे समझते हैं न्यूमेरिकल से भाई। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, क्यू का मतलब क्या, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट पूछता है और प्रेडिक्ट करने के लिए कहता है, मतलब अनुमान लगाना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम को गेन करने के लिए किधर जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो क्वेश्चन का ए पार्ट, एक रिएक्शन है N2 और H2 का आपस में रिएक्शन हुआ, NH3 गैस प्रोड्यूस हो रहा है और किसी भी टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दिया हुआ है। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो रिएक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। कौन सा रिएक्शन कोएफिशिएंट हम कैलकुलेट करेंगे, क्यूसी करेंगे कि क्यूपी करेंगे। तो देखोगे कि उस क्वेश्चन में मोलारिटी दिया या पार्शियल प्रेशर दिया। अगर मोलारिटी दिया तो क्यूसी कैलकुलेट करेंगे और अगर पार्शियल प्रेशर दिया तो क्यूपी कैलकुलेट करेंगे और कंपेयर करेंगे किससे। अगर क्यूसी निकाला तो केसी से कंपेयर करेंगे और क्यूपी निकाला तो केपी से कंपेयर करेंगे। यदि रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आता है तो इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए वह रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा आता है तो वह रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए बैकवर्ड जाएगा। और यदि आपने क्वेश्चन में रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू निकाला और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ गया तो ऑलरेडी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, वह न तो फॉरवर्ड जाएगा और न तो बैकवर्ड जाएगा। तो चलो भाई करते हैं क्वेश्चन का ए पार्ट। क्या निकालना है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। क्या निकालोगे, क्यूसी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे। क्यूसी कैलकुलेट करने के लिए लिखने का तरीका जो होता है रिएक्शन कोएफिशिएंट का बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही होता है। यानी ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का NH3 का मोलारिटी दैट इज कॉन्सेंट्रेशन और इसका पावर इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, नीचे में कॉन्सेंट्रेशन N2 का इसका पावर 1 और H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो पावर में जाएगा 3। तो किसी भी टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में दे दिया NH3 का 3 तो 3 का स्क्वायर, N2 का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है तो 2 का पावर 1 और H2 का 2 तो 2 का पावर 3। कैलकुलेट करने पर ये जो वैल्यू आएगा 9 अपॉन 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 9 अपॉन 16। ये जो वैल्यू आया वो रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू आया। और फिर यह रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, इसको पता करने के लिए हम कंपेयर करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। केसी दिया हुआ है, केसी का वैल्यू 10 है। अब क्यूसी का वैल्यू चूंकि केसी के वैल्यू से कम है भाई, तो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि क्यूसी का वैल्यू यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम होता है तो इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए वो जो रिएक्शन है फॉरवर्ड मूव करेगा। तो आंसर है टू गेन इक्विलिब्रियम रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्वेश्चन का पार्ट बी। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी हम क्यूसी कैलकुलेट कर लेंगे भाई। क्यूसी अब लिखना तो आप सीख लिए कि क्यूसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की तरह ही लिखेंगे। प्रोडक्ट का मोलारिटी ऊपर में और एक्सचेंज का नीचे में। प्रोडक्ट क्या है PCl5, इसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितना है 5 डिवाइड बाई PCl3 का कॉन्सेंट्रेशन 1, सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है 1 है 1 है तो सबका पावर 1 होगा। और Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन है 2 तो 2 का भी पावर 1, तो ये आया 2.5, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू आया 2.5।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 2 है। देख करके बताओ कि रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है कि ज्यादा है। देख सकते हैं कि क्यूसी का वैल्यू 2.5 जो है बड़ा है किससे, इस केसी के वैल्यू से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से। तो हमने बताया था, पढ़ाया था, सिखाया था कि यदि क्वेश्चन में रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाए, रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू कम हो तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है। लेकिन अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाए और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कम हो तो उस केस में इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए वह रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। किधर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड। चलो 2 क्वेश्चन हुआ। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया, एक रिएक्शन है और उसका पार्शियल प्रेशर दिया। पार्शियल प्रेशर दिया तो क्यूसी नहीं बल्कि क्यूपी कैलकुलेट करोगे। क्यूपी भी कैलकुलेट करने का तरीका वही, क्यूपी भी केपी की तरह ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो ऊपर में पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट का, तो पार्शियल प्रेशर लिखेंगे भाई, पार्शियल प्रेशर NO2 का, पार्शियल प्रेशर NO2 का, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2 एंड डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर N2O4 का। पार्शियल प्रेशर इज गिवन इन क्वेश्चन, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2, यानी चर्चों का 16/2 8 एटमॉस्फेयर के बराबर आया। यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यूपी के वैल्यू 8 एटमॉस्फेयर के बराबर आया। अब कंपेयर करेंगे इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी से। देख करके बताओ कि रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर है। अगर दोनों ही बराबर हो जाए, रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू दोनों ही बराबर हो जाए तो ऐसे केस में रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है, ना तो फॉरवर्ड जाएगा और ना ही बैकवर्ड जाएगा। तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। किधर शिफ्ट करेगा? नो शिफ्ट, ना तो फॉरवर्ड जाएगा ना तो बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर ही है।